हमारे इंडिया में जो अलग अलग रूल्स जो बने हैं, हमारे आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी रूल्स बने हैं, जो फर्स्ट टाइम हमारे संविधान में इसके रिगार्डिंग जो लॉज बने थे वो टू 2000 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग इंक्लूड किए गए थे। मैं पहले एक बार कल वाले क्वेश्चंस में कुछ कल वाले टॉपिक्स में कुछ पूछ लूं जो कल करवाया था। हम्म, आदित्य राहुल आरती नो सर। हैं? नो डाउट सर। नहीं, मैं पूछ लूं। मेरे को इंसिडेंट रिस्पांस और फॉरेंसिक में क्या क्या डिफरेंस होता है वो एक एक करके बताओ। हम अल्फाबेटिकली चलेंगे, नेम के जो अल्फाबेट्स होते हैं आरची से स्टार्ट करते हैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। आरची आप कल आए थे? मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना आपको? यस सर। नहीं, मैं आरची से पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास रिप्लाई नहीं आ रहा उनका। ना ही तो मैसेज में आ रहा है रिप्लाई, ना ही वो किसी टाइप का कोई रिप्लाई कर रहे हैं। आदित्य, आप स्टार्ट करो। सर इंसिडेंट रिस्पांस में सर वही सर पहले आइडेंटिफाई करना कि इंसिडेंट क्या हुआ है, फिर उसे रोकना, कंटेन करना, फिर रिकवरी वगैरह, स्टॉपिंग, फिर रिपोर्ट वगैरह बनाना। डिजिटल फॉरेंसिक। डिजिटल फोरेंसिक सेम ही है। कल का सारा टॉपिक ही ये था। हाँ, वो दोनों में एनालाइज करना, प्रिजर्व करना, प्रेजेंट करना। दोनों का दो अलग अलग टीम्स होती हैं या इंसिडेंट रिस्पांस और सीएचएफआई की दोनों की एक टीम होती है? इंसिडेंट रिस्पांस की और फॉरेंसिक की दोनों अलग अलग टीम्स होती हैं या सेम टीम होती है? सर अलग अलग इंसिडेंट तो होता है ना एकदम क्विक रिस्पांस। ठीक है। डिजिटल फोरेंसिक तो इंसिडेंट होने के बाद सब कुछ बाद में होता है, रियल टाइम में होता है सर इंसिडेंट डिटेक्शन। बाकी डिजिटल फोरेंसिक तो फिर बाद में हो जाता है। ठीक है राहुल, दोनों की प्रोसेस क्या है, क्या क्या स्टेप्स रहते हैं दोनों में? जो उसका प्रोसीजर रहता है डिजिटल फॉरेंसिक का, वो क्या प्रोसीजर रहता है? और जो हमारा इंसिडेंट रिस्पांस का होता है वो कौन सा क्या प्रोसीजर रहता है? सर डिजिटल फॉरेंसिक में हम मतलब सेफली डाटा कलेक्ट करते हैं जो हमें मतलब वो वेरियस देखो, सोर्सेज से मिलता बात है। सुनो बात सुनो बात सुनो। इसमें क्या होता है, दोनों में पांच पांच चार चार पांच पांच स्टेप्स हैं जो बेसिक हर हर एक सिनेरियो केस में और हर एक सिनेरियो में हम जो देखते हैं, चार और पांच स्टेप्स होते हैं जो कॉमन स्टेप्स होते हैं। वो कौन से स्टेप्स होते हैं वो एक एक वो उन दोनों में वो समझ बता दो मेरे को। इजी आ रहा है? हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं उधर से ले लूँ। एक मिनट रुकना, मैं वहीं जा रहा हूँ अभी तो।
लैब तो कोई खाली नहीं है, क्लास चल रही है ना उधर, ऑनलाइन चल रही है, वही फिर रिकॉर्डिंग में इशू आता है ना। बैच है उनका, कल भी मैंने पूछा, दोनों का है। हाँ, अब दोनों के स्टेप्स एक बार मेरे को बता दो, आदित्य और राहुल और आरची, जो इसके सर स्टेप। स्टेप तो सिमिलर से ही हैं, बस एक दो चीज़ें हैं आप डिफरेंट। तो दोनों में पहले तो आइडेंटिफिकेशन है कि हुआ क्या है, फिर उसे कलेक्ट करते हैं। बस वो इंसिडेंट रिस्पॉन्स में वो होता है कि कंटेन करना, क्योंकि वो अटैक जा रहा होता है। तो और डिजिटल में तो बस वो एग्जामिन होता है, एनालाइज होता है किसने किया, कैसे किया। और फिर इंसिडेंट में फिर रिकवरी भी होती है, अगर जितना हमने वंस रोक दिया। फिर उसके बाद पोस्ट फिर उसके बाद में जो भी एक्टिविटी रिपोर्ट करना होता है। इंसिडेंट में वो होता है कि पहले तो आइडेंटिफाई करो, उसे कंटेन करो, फिर ख़त्म करो, फिर उसे रोको, फिर रिकवरी करो जो भी डाटा लॉस हुआ है, फिर उसकी रिपोर्ट दो। डिजिटल फॉरेंसिक में होता है कि पहले देखो, आइडेंटिफाई करो, फिर कलेक्ट करो, फिर उसका एनालिसिस होता है, किसने किया, कैसे किया, क्यों किया, फिर उसे रिपोर्ट, उसकी रिपोर्टिंग होती है। ठीक है राहुल, सही बताइए स्टेप्स। राहुल, यस, यस। आरची, कुछ ऐड करना है इन स्टेप्स में? आरची रिप्लाई करो ताकि मेरे को पता चलता रहे कि आप, अगर नहीं हो रहा तो, क्योंकि मेरे को पता चलता रहेगा कि कोई नेटवर्क इशू या कोई भी इशू नहीं आ रहा है। तो इसमें स्टेप्स हम, मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको। आइडेंटिफाई, प्रिजर्विंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग, ये 4 स्टेप्स हैं डिजिटल फॉरेंसिक के। गवर्न एंड प्रिपरेशन, आइडेंटिफाई, प्रोटेक्ट, डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स, रिकवरी एंड लेसन लर्न, ये रहते हैं इंसिडेंट रिस्पॉन्स के। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। मैंने एक बताया था सिविल, क्रिमिनल और एडमिनिस्ट्रेटिव, 3 टाइप के केसेस बताए थे, ये क्या क्या थे? थोड़ा इसमें डिफरेंस बता दो राहुल। तो सिविल में सर वो होता है कि जैसे किसने एफआईआर फाइल कर दी, उसको सेटलमेंट के लिए ले गए, तो उसमें होता है कि आपके इसमें फैक्ट्स के जो क्लेम्स होते हैं उन्हें फैक्ट्स से बैक करते हैं। क्रिमिनल में वही है, जब वो कोर्ट पे चला जाता है, फिर प्रॉपर उसकी प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग क्लेम्स को उन फैक्ट्स को चेक किया जाता है ताकि प्रेजेंट कर पाएँ जो शिक्षण के अंदर। और एडमिनिस्ट्रेटिव में वो होता है कि कंपनी बेस्ड होता है, लॉ वगैरह नहीं होता। कंपनी हायर करती हैं एजेंसीज को कि फ्रॉड वगैरह तो नहीं हुआ, जो भी क्लेम हुए, जो भी डाटा प्रेजेंट किया वो सही है कि नहीं। राहुल, एक बार आप भी एक्सप्लेन कर दो क्या क्या था तीनों को, जो सिविल, क्रिमिनल और एडमिनिस्ट्रेटिव थे, तीनों केसेस को एक्सप्लेन कर दो थोड़ा, क्या क्या। या फिर एक काम करो, आप तीनों के एक एक एग्जाम्पल दे दो, कौन से हो सकते हैं। क्या सर, क्वेश्चन रिपीट करना सर। राहुल से क्वेश्चन था मेरा कि जो तीनों टाइप के केसेस हैं, सिविल, क्रिमिनल और एडमिनिस्ट्रेटिव, तीनों में एक एक एग्जाम्पल दे दो कि क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। सिविल में कौन से हो सकते हैं, क्रिमिनल में क्या हो सकता है, और किस टाइप के केसेस हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव में कौन से रहेंगे।
कोई भी एक एक एग्जाम्पल दे दो कि इस टाइप का जो केस रहेगा वो सिविल में रहेगा, क्रिमिनल में रहेगा और एडमिनिस्ट्रेटिव में तो सिविल केसेस तो ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स के बीच होता है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ब्रीच होता है। रहेगा। क्रिमिनल केस तो वो होता है जब भी लॉ ब्रोक हुआ, क्राइम वगैरह हुआ हो, वो गवर्नमेंट के अंडर आता है। सिविल के अंदर फैमिली रिलेटेड और ये चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड कस्टडी वाला और पर्सनल वाला जो भी है, और हाँ क्रिमिनल के अंदर सर मर्डर, ड्रग्स वाले ये सारे रहते, ट्रैफिकिंग और ये वाले। हाँ और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सर सिक्योरिटी बेनिफिट्स वाले, जो एनवायरमेंटल रेगुलेशन वाले जो है, सोशली। हाँ, आज जी ने बिल्कुल थोड़ा अच्छे से दिया एग्जांपल्स, लेकिन इसमें एक चीज जो आपने चाइल्ड अब्यूज का जो आपने बताया वो क्रिमिनल में आएगा, वो सिविल में नहीं आएगा। ओके सर। हाँ, क्योंकि जैसे जो हम बोलते हैं कि जितने भी चाइल्ड अब्यूज हैं वो सीरियस क्राइम में आते हैं। ठीक है, तो फिर हम आगे यस चलते सर। हैं। फिर हम आगे चलते हैं अभी जो लीगल फ्रेमवर्क हमारा बना है। अब जो हमारा जो पहला अमेंडमेंट जो हमारे इसमें आया, हमारे संविधान में जो पहला अमेंडमेंट किया गया आईटी और जो डिजिटल, ये क्या हो गया, एक मिनट रुको। इसमें चार्ज, बैटरी चार्ज कम दिखा रहा है। एक मिनट रुको, मैं ना हेडफोन चेंज कर लूँ। किसी के पास हेडफोन है क्या? आप में से किसी के पास हेडफोन है या कोई एयरपोर्ट हो क्लास के लिए? माइक चलता है? मेरी वॉइस आ रही है? यस यस सर। सर। हाँ ठीक। तो इसमें जो पहला अमेंडमेंट हमारे संविधान में डिजिटल फॉरेंसिक के रिगार्डिंग और जो डिजिटल जो एविडेंस जो कोर्ट में एडमिसिबल होंगे उसके रिगार्डिंग जो लॉज बनाए गए वो 2000 ईयर दो 2000 में बनाए गए। ये इसको जो नाम दिया गया इस अमेंडमेंट को और जो इसके रिगार्डिंग जो एक्ट बने थे उसको आईटी एक्ट का नाम दिया गया। इसमें मेनली क्या क्या चीजें इंक्लूडेड थी? प्राइमरी लॉ गवर्निंग साइबर एक्टिविटीज इन इंडिया इंक्लूडिंग डिजिटल फॉरेंसिक्स। जितने भी मतलब कि साइबर एक्टिविटीज थी, जो जितने भी साइबर क्राइम्स थे, जो भी डिजिटल मीडिया के रिगार्डिंग या जो डिजिटल डिवाइसेस के रिगार्डिंग जितने भी अलग अलग प्राइमरी लॉज थे जो वो इसमें इंक्लूडेड थे। फिर उसके बाद में प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्निजेशन टू इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस अंडर सेक्शन। ये तीन सेक्शन जो हैं, ये तीनों सेक्शन हमारे इसके अंडर में आते हैं जो आईटी एक्ट के अंडर। इसमें इसमें ये बताया गया है कि कौन से ऐसे एविडेंसेस हैं जो हम लीगली इसमें कोर्ट में दे सकते हैं जो एडमिसिबल होंगे। जैसे मैंने बताया था ना कि जब मैं कल बता रहा था कि जो भी हम कोर्ट में रिपोर्ट भेजेंगे या जो भी हम एविडेंस वहां पे देंगे वो कोर्ट में एडमिसिबल होना चाहिए। उसमें एडमिसिबल का मतलब है कि जो ये सेक्शन है, तीनों सेक्शन में जो एक्सप्लेन किया गया है उसके अकॉर्डिंग वो इन रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इन लॉज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। समझ में आ रहा ना?
ये जो तीनों सेक्शन है ये डील करते हैं साइबर क्राइम्स और जो साइबर ऑफेंसेस होते हैं उनके उनसे डील करते हैं ये। फिर दूसरा आता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब जो ये एक्ट जो हमारा है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये 1872 में बना था स्टार्टिंग में, जो अंग्रेजों ने बनाया था, जो हमारे संविधान में लेके आया गया। बाद में हमने उसको ऐसे की ऐसे ही रख लिया था हमारे संविधान में। फिर उसमें क्या हुआ, उसको अमेंड किया गया एज अ आईटी एक्ट। उसमें ये बताया गया कि कौन से जो डिजिटल एविडेंसेस है जो कोर्ट में एडमिसिबल होंगे, और मतलब कि कुछ एविडेंस ऐसे होते हैं कि जिस जो कोर्ट में एडमिसिबल ही नहीं होते, जैसे हम बोला जाता है ना कि जो पुलिस की गवाही होती है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती, और इस टाइप के, या फिर जो मारपीट के जो उससे गवाही ली जाती है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती। वो सारे रूल्स इसमें दिए जाते हैं। ऐसे ही डिजिटल एविडेंस के रिगार्डिंग इसमें ये दिया गया कि कौन से जो डिजिटल एविडेंस होंगे जो कोर्ट में एडमिसिबल होंगे। फिर एक आया सेक्शन 1665 ए और 65 बी। ये स्पेसिफिकली इसी के रिगार्डिंग ही है, क्योंकि इसके आगे सेक्शन में भी आगे पार्ट्स होते हैं ए बी सी, क्योंकि जब भी अमेंडमेंट किया जाता है उसमें तो उसको उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। उसको उसमें ये ऐड नहीं किया जाता है कि उसके लिए अलग से कोई सेक्शन बना दिया। जितने भी, अगर जैसे एविडेंस के रिगार्डिंग जो सेक्शन बनाए गए हैं 65, 66, 66, 7, इसमें अगर कल को कोई और दूसरे टाइप का भी कोई और नए टाइप का कोई डिजिटल एविडेंस आता है या कोई भी एविडेंस बनता है, जैसे कि आज अभी वॉइस क्लियर आ रही है ना गाइस? कोई इशू तो नहीं आ रहा? नो सर, बस ठीक है। ठीक। तो इसमें जितने भी हमारे लॉज होते हैं, जो हमारे पहले से बने हुए जो सेक्शन को दिए गए हैं, उन्हीं सेक्शन के अकॉर्डिंग अंडर में उनको क्या किया जाता है, आगे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और सेक्शंस में उसमें एक ही सेक्शन में आगे पार्ट्स ऐड कर दिए जाते हैं ए बी सी के नाम। तो जो 65 ए और 65 बी जो इसमें सेक्शन जोड़ा गया है, वो स्पेशली को जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उनकी एडमिसिबिलिटी से रिगार्डिंग ही ऐड किया गया है, उनको उसमें एक्सप्लेन किया गया। गौरव, काफी लेट हो गए, 33 मिनट्स हो गए। ऐसे अगर आप बीच में, अगर आप लेट ज्वाइन हो गए ना तो पीछे वाला आप कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो छूट जाती हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान रखो। फिर आता है आईपीसी। कोई बात नहीं, अगर ना कोई जरूरी काम हो भी जाता है कभी कभी। अब आईपीसी 1860 है जो, ये हमारा 1860 में बना था, जो इंडियन पीनल कोड जो बोला जाता है, जिसके अकॉर्डिंग सजा दी जाती है। आईपीसी की धाराएं जो होती हैं जो पुलिस लगाती है, इसमें भी अमेंडमेंट्स किए गए, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड था। कवर्स वेरियस साइबर क्राइम सच एज हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड डेटा ब्रीच। इसके जो हमारी हैकिंग अटेम्प्ट्स होते थे, जो हैकिंग से रिगार्डिंग जो क्राइम्स होते थे, और जो आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी के आइडेंटिटी चोरी करके उसका आइडेंटिटी का यूज करके फिर कोई क्राइम कर देता था, या कोई डेटा ब्रीच कोई कर देता था, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी साइबर क्राइम्स हैं वो इस आईपीसी 1860 के अंडर दिए गए। फिर प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर प्रोसिक्यूटिंग डिजिटल क्राइम्स ऑफन रिक्वायरिंग फोरेंसिक एनालिसिस। जो अब इसमें क्या होता है ना, जो हमें वारंट्स मिलते हैं, हमें कहीं पे भी रेड करनी है, हम कहीं रेड पे जा रहे हैं, या कहीं किसी कोई भी जो डिजिटल डिवाइसेस है उनको सीज करना है ना, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, उसके रिगार्डिंग हमारे पास होता है ये आईपीसी के जो सेक्शन है उनके अकॉर्डिंग भी किया जाता है उनको। उसी के अकॉर्डिंग, उसी के ध्यान में रखते हुए, उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस और उन लॉज को हाथ ध्यान में रखते हुए हम उसको प्रोसीजर को, एक प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं, और जो हमें उस परमिशन मिलती हैं उसी के अकॉर्डिंग ये परमिशन दी जाती है। समझ में आ रहा है ना? आदित्य, राहुल, आर्ची, गौरव।
कि किस टाइप से क्या-क्या चीज़ें होती हैं, कौन सा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, कौन सा सेक्शन किस लिए यूज़ होता है। फिर हमारा आता है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। अब इसमें क्या-क्या था? गवर्न द प्रोसीजर for the investigation and prosecution of crimes including those involving digital evidences। अब इसमें बताया गया कि जो हमारा कोई भी गवर्न जब भी कोई पुलिस या कोई साइबर सेल या कोई भी डिजिटल फॉरेंसिक की जो टीम है वो कहीं पे भी जा रही है उसका क्या प्रोसीजर रहेगा कि जब हम जैसे अब एक किसी क्राइम सीन पे गए तो उसमें प्रोसीजर क्या रहता है कि सबसे पहले जो मेडिकल या फिजिकल जो हमारी फोरेंसिक टीम है वो जाएगी। वो पहले जा करके वहां से जितने भी एविडेंसेस होंगे वो कलेक्ट करेगी और वहां पे जितने अलग अलग जैसे फोटोग्राफ्स ली जाती हैं वहां पे अलग अलग एंगल से और जितना भी उनका सारा प्रोसीजर रहता है उनका प्रोसीजर खत्म होगा। फिर डिजिटल फोरेंसिक टीम अंदर जाती है, वहां से जितने भी डिजिटल डिवाइसेस और जितने भी उनको अलग अलग डिजिटल आर्टिफैक्ट्स उनको मिलते हैं वो कलेक्ट करेंगे, तो उन्हें वो वहां से कलेक्ट करती है। फिर फिर जाती है पुलिस, लास्ट में पुलिस अंदर जाएगी पहले। तो ये जितना भी प्रोसीजर और इन्वेस्टिगेशन जो और जो प्रोसिक्यूशन के जितने भी लॉस हैं जैसे कि जो लीगली जो केस फाइल होगा कोर्ट के अंदर वो कैसे लड़ा जाएगा या किस टाइप के जो एविडेंसेस होंगे और जो पूरा एक प्रोसीजर उसमें जो भी प्रोसिक्यूशन का जितना भी दिया गया है लीगल प्रोसीजर का वो सारा इसके अकॉर्डिंग आता है सीआरपीसी के। और इसमें इंक्लूड किया गया जो अलग अलग जो डिजिटल एविडेंसेस जो हर रोज इवॉल्व हो रहे हैं, नए नए जो डिजिटल डिवाइसेस जो डिजिटल रिकॉर्ड्स जो आ रहे हैं वो इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, तो वो इसके अंडर में रखा गया है। इसके जो सेक्शन है वो कौन से हैं 91 और 92 है जो एम्पावर करते हैं अथॉरिटीज टू समन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशंस। जो हम डिजिटल डिवाइसेस जो सीज करते हैं और जो हम किसी से भी डिजिटल जो फॉरेंसिक टीम है या पुलिस है जो सीज करती है कहीं से भी और जो उनका जो कोई भी पर्सनल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी जो डिवाइस है उसको जो सीज किया जाता है वो उसको सम्मन किया जाता है, वो मंगवाया जाता है उनसे, वो सेक्शन 91 और 92 के अकॉर्डिंग मंगवाया जाता है। तो इसमें जो जो लॉज हैं उसके रिगार्डिंग और जो रूल्स बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम मंगवाते हैं। क्योंकि आपने एक चीज सुनी होगी कि पुलिस किसी का भी कोई भी पर्सनल जो मोबाइल है या कोई भी डिजिटल डिवाइस है वो उसको सीज नहीं कर सकती ऐसे ही बिना वारंट के या बिना परमिशन के। कोई वॉइस का इशू तो नहीं हो रहा ना गाइस? वॉइस तो क्लियर आ रही है ना? यस यस सर। ठीक है, समझ में आया ना कि कैसे कैसे कौन सी चीज जो है किसके अकॉर्डिंग जो होती है कहाँ कहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशन इनकी मिलेगी, किस प्रोसीजर किस में मिलता है हमें और जो हमारा जितनी भी धाराएं लगाई जाती हैं अलग अलग जो सजा दी जाती है किसके अकॉर्डिंग दी जाती है, तो ये सभी अलग अलग रूल्स होते हैं हमारे और अलग अलग एक्ट्स होते हैं जो हमारे संविधान में दिए गए हैं। अब फिर जो सर हमारा ये याद रखना पड़ता है, सर ये याद रखना पड़ता है। नहीं ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये पुलिस का काम होता है वैसे। क्योंकि हमारा काम क्या होता है, हमारा काम होता है हमारे पास में आ गए हमें कब ध्यान रखना पड़ता है इन चीजों का, हम जब किसी क्राइम सीन पे गए, जब हम किसी क्राइम सीन पे जाते हैं तब हमें इन चीजों का ध्यान रखना। वह सही आ रही है ना? क्योंकि इधर से एक और क्लास चल रही है, आवाज सही आ रही है ना या थोड़ी लाउड कर? आदित्य सर आपके बात बहुत धीरे आ रही है। धीरे आ रही है, थोड़ी लाउड करो। यस सर। तो इसमें अभी ठीक आ रही है? यस सर। हाँ, तो इसमें क्या होता है ना कि हमें इन चीजों का ध्यान रखना होता है जब हम किसी क्राइम सीन पे गए हैं ना तब इन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। अदरवाइज जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है वहाँ पे वो होती है पुलिस ही होती है वहाँ पे,
सबसे पहले पुलिस जाती है, उसके बाद साइबर फॉरेंसिक टीम जाती है। साइबर फॉरेंसिक और फॉरेंसिक टीम जो होती हैं अलग अलग, वो पहुंचती है वहाँ पे। जो सबसे पहले जो उसका वहाँ पे पुलिस का काम होता है वो होता है जो क्राइम सीन है उसको सीज करना, और फिर ये देखना कि वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई एंट्री या कोई भी वहाँ पे अंदर ना आ पाए, और उस क्राइम सीन को वैसे की वैसे सेफ रखना। तो इन चीज़ों का हमें वहाँ पे ध्यान रखना होता है। जो आईपीसी की धाराएं हैं और जो हम कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग आएगा या कौन सा एक्ट होगा उसमें, वो काम होता है पुलिस का। ठीक है, ये एक जनरली बताने के लिए है कि हमें थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि हम अगर कहीं भी इन्वेस्टिगेशन में जा रहे हैं तो हमें इतना पता होना चाहिए कौन सी चीज किसके अंडर में आएगी, क्या क्या होगा वहाँ पे, क्या प्रोसीजर रहेगा। और अगर हमें क्योंकि वहाँ पे इतना किसी को भी ध्यान में नहीं रहता है, ये पुलिस जब क्या होता है, जब पुलिस की ट्रेनिंग होती है तो उनको भी ये चीजें बताई जाती हैं, उनके अलग अलग कोर्सेज होते हैं वहाँ पे, तो उनको सिखाई जाती है, तो उनको वो चीजें याद रहती हैं, उनको प्रॉपर सेक्शन याद नहीं रहते हैं। उनके पास में वहाँ पे बुक रखी होती है, जो संविधान होता है वो संविधान रखा जाता है, उसको रखा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो देखते हैं उसमें कि ये कौन सी धारा के अकॉर्डिंग आ रहा है, क्योंकि पहले वो कंप्लेंट लिखवाते हैं, फिर एफआईआर लिखवाते हैं, एफआईआर लिखने के बाद में वो केस एक प्रॉपर केस बनाते हैं वो बैठ के कि कौन सी चीज है, सब चीजों जो कंप्लेंट और एफआईआर लिखी गई है, पूरा जो केस उन्होंने बताया है, जो एफआईआर कर रहा है बंदा, जो ए पार्टी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो आगे जाके आईपीसी की धाराएं और कौन से सेक्शन के अंडर में आ रहा है उसकी, वो सारी चीजें उसमें एक्सप्लेन करती है। फिर उसी के जब वो सारा चीज सब कुछ हो जाता है, जो आईपीसी की धारा भी लग जाती है, कौन सा सेक्शन होता है, सेक्शन भी हो जाता है, और उसके बाद में फिर जो रोल प्ले करता है वो सीआरपीसी करता है, जो उसका प्रोसीजर होता है। ठीक है गाइस, इसके रिगार्डिंग कोई और क्वेश्चन किसी का भी? राहुल, गौरव, अर्ची? तो इसमें क्या होगा, हम आते हैं इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है ना अलग अलग। आपने कभी जीआरसी के बारे में सुना है? जीआरसी क्या होता है? किसी ने भी सुना होगा? आदित्य, राहुल, आरती? नो सर। नो सर। राहुल? नहीं सर। जीआरसी बेसिकली क्या होता है, गवर्नेंस, रिस्क एंड कॉम्प्लायंस। अब ये क्या करता है, जो हमारी ऑडिटिंग होती है और जो मैनेजमेंट टीम्स होती है ना, जो सारा फ्रेमवर्क तैयार करती है किसी भी जगह पे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का जो लोग होते हैं, वो होते हैं, वो होता है जीआरसी। आप तुषार सर को जानते हो? आप में से कोई तुषार सर को जानता है हमारे तरह के? है? नहीं जानते? तो इसमें क्या होता है ना, जो ऑडिट्स होती हैं और जो हमारी अलग अलग जो गवर्नेंस के जो करते हैं, जो एक पूरा फ्रेमवर्क बनाते हैं, जो डिजिटल फॉरेंसिक टीम के लिए, सॉक के लिए, और जो साइबर का जितना भी आईटी के रिगार्डिंग जितने भी रूल्स और रेगुलेशन और पॉलिसीज बनाई जाती हैं, वो बनाने का काम होता है जीआरसी का। वो किसकी हेल्प लेती है? अलग अलग जो स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे आईएसओ का, ये सर्टिफिकेशंस होते हैं अलग अलग। लेकिन इसमें अगर हम जॉब करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास पहले से 5 से 7 साल का मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस या तो रेड टीमिंग में या तो ब्लू टीमिंग में होना चाहिए, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग जो डोमेन्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी में: रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग और जीआरसी। जीआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल होता है, उसमें सारा का सारा जो होता है वो पेपर वर्क होता है। हमारा जो रेड टीमिंग और ब्लू टीमिंग में होता है वो सारा प्रैक्टिकल वर्क। समझ में आया जीआरसी क्या होता है? तो जो जीआरसी है वो इन स्टैंडर्ड्स का यूज करती है अलग अलग। इसके ये 2 मैंने यहाँ पे बताए हैं, तो इसके अलावा भी
कुछ स्टैंडर्ड्स और भी हैं जो हम वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। अब जो ISO IEC 27037 है, इसमें क्या-क्या है? गाइडलाइंस फॉर आइडेंटिफाइंग, कलेक्टिंग, एक्वायरिंग एंड प्रिजर्विंग डिजिटल एविडेंस। अब इसमें बताया गया है जो एक साइबर फोरेंसिक की जो टीम है उसके जो स्टेप्स हैं वो किस टाइप से हम करेंगे और किस कैसे कैसे वो परफॉर्म होगा, पूरा प्रोसीजर जो है वो बताया गया है कि कैसे कैसे चलेगा। फिर आया रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली एंड फॉलोड बाय मेनी ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया एंड फॉर इंश्योरिंग दैट डिजिटल फोरेंसिक प्रैक्टिसेस आर इन लाइन विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। अब मान के चलो कोई एक केस है, कोई क्राइम हुआ है, शायद से मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया होगा कि अब मान के चलो वो केस 2 कंट्रीज में चल रहा है। अब इंडिया में एक उसका कुछ पोर्शन जो है केस का वो इंडिया में है, जो क्राइम रिलेटेड है, इंडिया से भी है और किसी एक और दूसरी कंट्री से है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से कनेक्टेड है। अब उसमें उस केस में क्या होगा कि अब वहाँ की जो साइबर टीम होगी, साइबर फोरेंसिक की, और जो पुलिस की टीम होगी, वो उस वहाँ के लॉज के अकॉर्डिंग काम करेगी, और जो हमारी पुलिस और हमारी फोरेंसिक टीम होगी इंडिया की, वो हमारे लॉज के अकॉर्डिंग काम करेगी। तो फिर क्योंकि दोनों कंट्रीज के अलग अलग लॉज होंगे, तो फिर वहाँ पे क्लैश होने का खतरा रहता है और डेंजर रहता है कि फिर आपस में जो दोनों जगह की टीम्स हैं वो आपस में अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए ये कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, ताकि उस जो कोई भी क्राइम या कोई भी केस, क्रिमिनल केस है, उसको अच्छे से हैंडल किया जा सके। किसी भी प्रकार का, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो या कोई भी सिविल केस है, तो उसको भी एक अच्छे से, मतलब कि एक इंटरनेशनली ग्लोबलाइज्ड जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग एक बनाया गया है, ताकि वो अच्छे से आपस में कोलैबोरेट करके काम कर सकें। समझ में आया? क्योंकि सभी अगर हर जगह के लॉज अगर हम अलग अलग देखेंगे तो फिर वहाँ पे काम करने में बहुत से इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, और वो जो केस है वो थोड़ा लंबा भी खिंच जाएगा, और अच्छे से सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। फिर आता है ISO IEC 27001। इसमें क्या क्या है? स्पेसिफाइज रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम विच इंक्लूड्स प्रोसीजर्स फॉर मैनेजिंग डिजिटल फॉरेंसिक्स। अब इसमें पूरा प्रोसीजर बताया गया है, और जो अलग अलग जो मैनेजमेंट, जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, जो एक पूरा एक फ्रेमवर्क होता है, जैसे निस्ट, अलग अलग जो हमारे प्रोसेस और हमारे फ्रेमवर्क हैं, जैसे निस्ट का है, ये इंसिडेंट रिस्पॉन्स के लिए, इंसिडेंट हैंडलिंग के लिए जो गाइड है, तो इस टाइप से अलग अलग फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं कि किसी एक सिनेरियो में एक फ्रेमवर्क काम कर रहा है, दूसरे सिनेरियो में दूसरा फ्रेमवर्क काम कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग फ्रेमवर्क बनाए गए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं, जो अलग अलग कंट्रीज उनको फॉलो करती हैं, और जो इंटरनेशनल केसेस होते हैं उसमें भी उनका यूज किया जाता है और हेल्प की जाती है। समझ में आएगा इस जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, किसी का भी कोई क्वेश्चन। राहुल, आर्ची, गौरव। ओके, तो फिर हम आगे चलते हैं, फिर अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। कोई क्वेश्चन था क्या? तो नहीं है तो फिर हम अब इसमें क्या है, फोरेंसिक प्रोसेस मॉडल्स कौन से हैं जो ग्लोबली जो यूज किए जाते हैं या हमारे इंडिया में यूज किए जाते हैं। अब उसमें है डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क है, जो डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क है इसमें, और इनका पर्पस क्या है? प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड मेथड फॉर थोरो एंड लीगली साउंड इन्वेस्टिगेशन। अब मान के चलो कोई भी एक प्रोसीजर है या कोई भी
क्राइम या कोई भी लॉ या संविधान या कोर्ट जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो वो लीगली होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए। और एक जो हमारे संविधान में जिस तरीके से हमें दिया गया है और एक प्रॉपर लॉ और प्रॉपर प्रोसीजर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना होता है। तो उसमें क्या क्या है, अलग अलग जो फ्रेमवर्क्स हैं, क्योंकि कुछ हमारे जो जुडिशरी है और हमारे संविधान में भी कुछ इसके रिगार्डिंग दिया जाता है कि जो कोर्ट में एडमिसिबल होती हैं, जो फ्रेमवर्क्स हैं वो कोर्ट में एडमिसिबल हो। अब उनमें कौन से हैं, जैसे एफबीआई कार्ड प्रोसेस है, ये यूएस की एफबीआई यूज करती है, उसके द्वारा बनाया गया ये निस्ट गाइडलाइंस है, ये इंसिडेंट रिस्पॉन्स में काम आता है। फिर IOCE मॉडल है जो इंडिया का है, वो I4C है। फिर इंडियन स्टैंडर्ड IS 18006 है, तो ये यूज किया जाता है। फिर NTRO का है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं जो हम यूज करते हैं। अब इसमें मैं एक आपको निस्ट का दिखा देता हूँ कि कैसा एक फ्रेमवर्क रहता है, कैसे एक्सप्लेनेशन दी गई है इसमें। आपने कभी किसी ने फ्रेमवर्क देखा है कि कैसा रहता है, ये किस टाइप से वो एक्सप्लेन होता है, कोई गाइडलाइन? आदित्य, राहुल, आरती, आप में से किसी ने देखा हो? नहीं सर। तो मैं बताता हूँ आपको। दिखाई दे रहा है ना, समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? स्क्रीन में दिख रहा है ना कि क्या लिखा हुआ है? ठीक है। अब इसमें क्या है, जो निस्ट है उसके फुल फॉर्म है कि निस्ट का मतलब क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का है, एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट है, जिसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग फ्रेमवर्क बनाई जाती है। इसका क्या है, स्पेशल पब्लिकेशन 861। ये एक इन्होंने जो पब्लिकेशन नंबर दिया गया है। फिर ये रिवीजन 2 है, इसका जो अपडेटेड वर्जन रिवीजन 2 सेकंड पार्ट है। इससे पहले एक वर्जन, ये सेकंड वर्जन है, इससे पहले एक और वर्जन आया था, उसको अपडेट किया गया है उसके बाद जो लेटेस्ट है। इसमें कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट हैंडलिंग गाइड है, इंसिडेंट हैंडलिंग के रिगार्डिंग जो गाइडलाइन दी गई है। अब रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी जो निस्ट है उसके द्वारा हो गया। अब इन 4 लोगों ने इस फ्रेमवर्क को तैयार किया है, ये 4 लोगों की टीम थी। अब इसमें क्या क्या है, कंप्यूटर सिक्योरिटी अगस्त 2012, मतलब कि कब इसको बनाया गया सब उसके रिगार्डिंग डिटेल्स दी गई। हम अपने कंटेंट पे चलते हैं। अब इसमें अलग अलग जो 4 पॉइंट्स हैं जिसको आगे एक्सप्लेन किया गया है, अलग अलग जो सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन है, जिसमें कौन सी अथॉरिटीज के लिए ये यूज किया जा सकता है, इसका पर्पस और स्कोप क्या रहेगा, कौन सी ऑडियंस है, किसको भाई किसके लिए यूजफुल रहेगा। फिर डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वो सारा इसमें बताया गया है। फिर ऑर्गेनाइजिंग है कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी, ठीक है, उसकी कैपेबिलिटीज और की जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स जो टीम रहेगी उसको कैसे ऑर्गेनाइज करके एक प्रोसीजर वो बताया गया है। इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड रहेगी, इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स, किस टाइप के जो इवेंट्स हैं और इंसिडेंट्स हैं जिनमें ये यूजफुल रहेगा वो बताया गया है।
फिर नीड फॉर इंसिडेंट रिस्पॉन्स की क्यों जरूरत पड़ी वो बताया गया। इंसिडेंट रिस्पॉन्स पॉलिसीज प्लान एंड प्रोसीजर क्रिएशन, कि जो पॉलिसीज और जो प्लान्स हमारे बनाए जाते हैं इंसिडेंट रिस्पॉन्स के, और जो उसका प्रोसीजर रहता है वो किस टाइप से रहता है उसके रिगार्डिंग सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन की गई हैं यहाँ पे। फिर है इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम स्ट्रक्चर, जो टीम का स्ट्रक्चर वो कैसा रहेगा, क्योंकि आप में से किसी का डिफेंस, आपके यहाँ पे कोई डिफेंस तो कुछ है कि आप कोई वैसे कोई डिफेंस में गया हो या कुछ इस टाइप का, या कोई डिफेंस में जानता हो डिफेंस के रिगार्डिंग की, जो डिफेंस की जो टीम्स होती हैं वो कैसे बनती है? नहीं, किसी को नहीं आइडिया? राहुल, आदित्य, गौरव। हेलो। हेलो शुभम। यस सर। किसी को आइडिया है कि जो डिफेंस की एक यूनिट होती है वो कैसे बनती है? नो सर। जो माइक्रो पीछे से नॉइस आ, तो इस जो किसी भी चीज की मतलब कि चाहे हमारी पुलिस में हो या डिफेंस हो, क्योंकि मेरा थोड़ा डिफेंस का ज्यादा है, मेरे को पता है, पुलिस का थोड़ा मेरे को कम पता है। जो डिफेंस में जो जो यूनिट्स बनती हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, या हमारा आर्मी का, तो इनमें जो यूनिट्स बनती हैं, जैसे कि 10 बंदों की एक यूनिट बनी, या बड़ी बड़ी यूनिट्स भी होती हैं, छोटी यूनिट्स भी होती हैं। मैं बेसिकली एक एग्जांपल के लिए 10 बंदों की यूनिट का नाम वो ले रहा हूँ। तो मान के चलो 10 बंदों की एक यूनिट है, तो उसमें 10 के 10 बंदे होंगे वो एक ही डोमेन के नहीं होंगे, 10 के 10 बंदे अलग अलग डोमेन्स के होंगे। कोई राइफलमैन होगा, कोई स्नाइपर होगा उसमें, कोई आर्टिलरी का होगा, मतलब कि जिसको जो हमारे रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं वो सब होता है, एक वो होगा। एक जैसे कि हमारे सिग्नल का एक कोई बंदा होगा जो कि सिग्नल का अच्छा जानता हो, कि हमारा कम्युनिकेशन जो डिवाइसेस है उसको अच्छे से रख सके कहीं पे भी ऑपरेशन पर जा रहे हैं। तो इस टाइप से अलग अलग स्पेशलाइजेशन होती है हर एक टीम मेंबर की, तो इस टाइप से वहां पे टीम्स होती है। समझ में आया? तो इसी टाइप से जो हमारे इंसिडेंट रिस्पांस की और जो हमारी डिजिटल फॉरेंसिक की जो टीम्स होती हैं वो भी इसी टाइप से बनती हैं। अब उसमें कोई एक बंदा होगा वो आइडेंटिफिकेशन में की स्पेशलाइजेशन होगी उसके पास में। अब जो डिजिटल फॉरेंसिक की कोई टीम जा रही है तो उसकी स्पेशलाइजेशन होगी कि आइडेंटिफिकेशन, वो आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से जो डिवाइसेस हैं, डिजिटल आर्टिफैक्ट्स हैं, वो हमारे साथ लैब में जाएंगे। फिर दूसरा एक टीम मेंबर होगा जिसका काम होगा कि हमारा जो इमेजिंग है और जो प्रिजर्वेशन है वो स्पेशलाइजेशन होगी उसकी। फिर एक ही इमेजिंग की स्पेशलाइजेशन होगी, क्योंकि डिजिटल फॉरेंसिक में जो अलग अलग टूल्स होते हैं ना, जैसे एफटीके एक टूल करेंगे हम, तो उसकी एक अलग से स्पेशलाइजेशन होती है। तो वो सिर्फ उसी टूल का एक स्पेशलिस्ट रहेगा, तो उसका एक अलग से टीम मेंबर होगा, एनालिसिस का एक अलग टीम मेंबर होगा। तो इस टाइप से टीम इसमें बनती है हमारी डिजिटल फॉरेंसिक की। इसी टाइप से इंसिडेंट रिस्पॉन्स में होता है। अब इंसिडेंट रिस्पॉन्स में जो टीम मॉडल होगा वो हम इसी में देखते हैं कि क्या क्या है। ये है टीम मॉडल: सेंट्रल इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, डिस्ट्रीब्यूटेड इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, कोऑर्डिनेटिंग इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम। अब एम्प्लॉयज आ गए, पार्शियली आउटसोर्स, फुली आउटसोर्स, कि आधे हमारी जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो है, और आधे बाहर से हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी प्राइवेट वेंडर से हमने कांटेक्ट किया है इंसिडेंट रिस्पांस के टाइम पे, तो वो तो पार्शियली होगी वो। अब फुली होगा जो कि हमने पूरी की पूरी टीम ही थर्ड पार्टी वेंडर से मंगवाई है, तो वो फुली आउटसोर्स हो जाएगी। अब इसमें जो ये 3 पॉइंट्स हैं, इसमें 3 टीम्स हैं, इनका क्या क्या टीम काम होता है? कोई बताएगा कि 3 टीम्स क्यों है इसमें? किसी को हल्का फुल्का कोई भी बेसिक आइडिया भी हो कि 3 टीम्स क्यों हो सकती हैं? क्योंकि एक ही टीम भी तो हो सकती है ना। आदित्य।
सर इंसिडेंट के लेवल के हिसाब से। एक मिनट। हाँ, क्या क्या होता है? सर वो इंसिडेंट के लेवल पे भी डिपेंड करता है, ज़्यादा बड़ा हो एक ऑर्गेनाइजेशन में हो और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में हो तो उसके हिसाब हाँ, से टीम। अब इसमें क्या होगा, ए सिंगल इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम हैंडल्स इंसिडेंट थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। जो एक सिंगल टीम है, जो एक सिंगल इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम है, वो हैंडल करेगी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेगी। दिस मॉडल इज इफेक्टिव फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। ये सिर्फ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो सकती है, ना कि अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि अगर हम मान के चलें कि कोई 100 एम्प्लॉयज की, या जहाँ पे 100 या 200 250 तक अगर कोई एम्प्लॉयज काम करते हैं, जहाँ वहाँ पे हम सोच सकते हैं कि एक छोटी टीम या सेंट्रल जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम है वो वर्क कर सकती है। लेकिन अगर अगर कोई बड़ी इंसिडेंट अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि अब मान के चलो कोई महिंद्रा है या जो इन्फोसिस है, इस टाइप की अगर कोई हम ऑर्गेनाइजेशन देख के चले, तो वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उनमें क्या है कि अलग अलग ब्रांचेस हैं, अलग अलग ऑफिस हैं। तो उसमें एक छोटी टीम या एक सेंट्रल टीम हमारी वर्क नहीं कर सकती, क्योंकि हर एक जगह पे हमें कुछ कुछ बंदे जो हैं टीम के चाहिए, जो कि वहां से कोऑर्डिनेट कर सके। तो उसमें कोऑर्डिनेटिंग टीम काम आएगी। फिर आएगी डिस्ट्रीब्यूटेड। हम ये कहाँ पे यूज होती है? द ऑर्गेनाइजेशन हैज मल्टीपल इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम्स, ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर लॉजिकल एंड फिजिकल सेगमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या होता है ना, कि अब मान के चलो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट अलग अलग काम कर रही है, अलग अलग वर्क, अलग अलग सर्विसेज दे रही है। ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है। अब मान के चलो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वीएपीटी भी कर रही है, और वेब मतलब कि वेब भी करवा रही है, कर रही है, मतलब कि वेब पेन टेस्टिंग भी की सर्विस भी दे रही है, और ब्लू टीमिंग की जो अलग अलग इंसिडेंट रिस्पॉन्स और इनकी भी वो दे रही है। इस टाइप से अलग अलग जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर रही है। अब हर एक टीम का एक अपना अलग उनका अपना अपना सिस्टम रहेगा, उनके अलग अलग मेंबर्स होंगे, टीम मेंबर्स होंगे जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स के होंगे। तो उनको एक वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो उनको कंबाइन करके वो सारा जो टीम है, फिर वो एक टीम बन करके फिर काम करेगी। तो वहां पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड जो टीम है वो काम आएगी। समझ में आया कि तीनों में क्या डिफरेंस है? समझ में आया सबको? ठीक है। फिर मॉडल सेक्शंस आए। फिर ठीक, इंसिडेंट रिस्पॉन्स पर्सनल डिपेंडेंसी विद इन ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि अलग अलग चीजों पे हमारी डिपेंडेंसी रहती है, कि जैसे सप्लाई चीज होती है, तो उस प्रकार से, और मतलब कि सॉफ्ट टीम के ऊपर जो डिपेंडेंसी होती है वो इन सब चीजों में रहता है। तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम सर्विसेज की, इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम की क्या क्या सर्विसेज रहेंगी, कहाँ कहाँ जो है इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम है वो यूज होगी, तो वो सारा यहाँ ये बताया गया है इसमें। फिर उसके अकॉर्डिंग इसने कुछ टिप्स भी दिए हैं, रिकमेंडेशन दी हैं कि आप ये भी कर सकते हो अगर कोई सिचुएशन आती है तो, इस टाइप से। फिर हैंडलिंग एंड इंसिडेंट। अब आता है ये पूरा प्रोसीजर आता है, कैसे हम एक जो इंसिडेंट है, अब तक ये प्रिपरेशन का था कि हमें क्या क्या प्रिपरेशन करके रखनी होती है पहले। अब ये एक समरी थी, इंट्रोडक्शन थी, जिसमें ये बताया गया था कि किस क्या क्या पर्पस होंगे, कौन कौन ऑडियंस है, किसके रिगार्डिंग, और कौन से अथॉरिटीज हैं जिनके लिए यूजफुल होगा, वो बताया। फिर उसके बाद हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी है वो बताया। अब आएगा हैंडलिंग। अब हैंडलिंग, इसमें पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि किस टाइप से हम एक प्रॉपर तरीके से किसी इंसिडेंट को हैंडल करेंगे। अब इसमें क्या आएगा, सबसे पहले प्रिपरेशन बताया गया, जो फर्स्ट स्टेप है कि हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो सब कुछ। प्रिपेयरिंग टू हैंडल इंसिडेंट्स, प्रिवेंटिंग इंसिडेंट्स, तो ये आ गया। फिर डिटेक्शन एंड एनालिसिस आ गया। फिर कंटेनमेंट, इरेडिकेशन और रिकवरी आ गया इसमें। अब कंटेनमेंट क्या होगा, ये कहाँ पे यूज होगा, कोई बताएगा? कंटेनमेंट का यहाँ पे मतलब क्या है?
कोई वॉइस इशू तो नहीं आ रहा ना? नो सर। ठीक है, तो मेरे को ले जाओ मेरे वाला। मैं ये पूछ रहा था कि कंटेनमेंट का मीनिंग क्या है यहाँ पे, या कंटेनमेंट यूज कहाँ होता है, कोई बताएगा? आदित्य, शुभम। सर कंटेन करना मतलब वो कोई अटैक वगैरह हो उसे रोके रखना, ज़्यादा ना फैले। कैसे, कोई एग्जांपल दो। मतलब कोई डाटा ब्रीच हुआ है, ऑथराइजेशन ब्रीच हुआ है कि ज़्यादा फाइल्स को एक्सेस ना कर पाए, सबको लॉग आउट कर दो, लॉक कर दो वगैरह वगैरह। कोई और? कुछ हद तक ठीक बताया आदित्य। कोई और बताएगा? राहुल, गौरव, शुभम। चलो ठीक है, तो फिर मैं बताता हूँ कंटेनमेंट क्या होता है। अब मान के चलो हमारे आर्ची नेटवर्क इशू हो रहा है क्या आपके पास? नो सर। नहीं, आर्ची से पूछ रहा हूँ। बार बार डिस्कनेक्ट कनेक्ट ज्वाइन और डिस्कनेक्ट हो रहे हैं ना। आर्ची, आपको पता है कि कंटेनमेंट कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है? कोई एग्जांपल उसके रिगार्डिंग? मेरी वॉइस तो आ रही है ना आपको? नहीं, आरती से पूछ रहा था मैं, वो डिस्कनेक्ट और कनेक्ट हो रही थी, ज्वाइन कर रही थी, डिस्कनेक्ट। चलो तो फिर मैं बताता हूँ, अगर आपको नहीं पता कंटेनमेंट क्या कहाँ पे यूज होता है। अब मान के चलो हमारे सिस्टम्स में, हमारे जो सिस्टम है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें क्या होगा, अब कोई वॉर्म आया है, ठीक है, अब वॉर्म आया है तो अब उसमें क्या होगा, अब वो वॉर्म अलग अलग जो हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं, जो हमारे सिस्टम्स हैं उनमें भी जाएगा, तो हमें वहां पे उसको कंटेनमेंट जोन में डालना होता है, जो होता है मतलब कि जो डिवाइसेस इन्फेक्टेड है वो अलग रखना होता है, और जो दूसरे जो हमारे डिवाइसेस है उनको अलग कर देना होता है उससे। तो उस चीज को बोलते हैं कंटेनमेंट। समझ में आया कि क्या होता है कंटेनमेंट? ठीक, फिर आता है इरेडिकेशन और रिकवरी, फिर उसके बाद आता है पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटीज। तो ये प्रोसीजर रहता है जो मैंने कल आपको बताया था ना, तो वो सारा इसमें एक्सप्लेन किया गया कि कैसे कैसे वो वहाँ पे एक प्रोसीजर रहेगा। फिर आता है इंसिडेंट हैंडलिंग चेकलिस्ट, ये चेकलिस्ट दी गई है इसमें, फिर रिकमेंडेशन उसके रिगार्डिंग जो टिप्स दी गई हैं वो। फिर कोऑर्डिनेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयर, जो ये पॉइंट है ना लास्ट, कोऑर्डिनेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयर, ये मेरे को सबसे ज्यादा क्रूशियल लगता है, क्योंकि जो मैंने हमारे इसमें सर इंसिडेंट, डबल साउंड आ रही है। अभी भी डबल मतलब सब पीछे वाले सर जो है उनकी आवाज़ भी और आपकी आवाज़ दोनों आ रही है। पता नहीं चला। एक मिनट, अभी अभी ठीक है, देखना, अभी तो नहीं आ रही। ठीक, तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन और एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग वाला जो स्टेप है ना, जो लास्ट वाला जो पॉइंट है, मेरे को ये सबसे ज्यादा क्रूशियल लगता है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो एक ये पॉइंट है
ये सबसे ज़्यादा हमारे इफ़ेक्ट करता है हमारे जो रियल टाइम इंसिडेंट हैंडलिंग है, और जो हमारे अलग-अलग जितने भी ऑपरेशंस और जो हमारे डिज़ास्टर्स होते हैं ना, उसको मैनेज करने में। आपने शायद से सुना होगा, जो या पता नहीं मेरे को आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, जो हमारा 26/11 का जो ताज होटल में जो ताज मुंबई अटैक हुआ था, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास में थी पहले से, या उसमें बोला जाता है कि आईपी हमारी जो एजेंसीज हैं वो फेल हो गई। सुना है किसी ने? यस सर, वो यस फेल सर। वो फेल क्यों हो गई थी पता है? क्योंकि हम उसे एक तरह से फेलियर ही मानेंगे, क्योंकि अटैक हुआ है तो वो फेलियर ही है, हमारा फेलियर है उसमें। हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन वो फेलियर क्यों है, कोई बता सकता है फेलियर क्यों था? उसमें पता क्या हुआ था, हमारे पास में जो हमारी मुंबई पुलिस है, क्योंकि जो वहाँ की लोकल पुलिस होती है ना, कहीं किसी भी जगह के लगा लो, वहाँ पे उनके पास में उनके खुद के अपने कुछ खबरी होते हैं, जो वहाँ से उनको ग्राउंड रिपोर्ट देते रहते हैं। उनके अपने लोग रहते हैं, अपना एक पूरा का पूरा नेटवर्क रहता है जो उनको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो उसी टाइप से जो मुंबई पुलिस थी, उनका जो नेटवर्क था, उनके पास कुछ इनपुट्स थे, कुछ इन्फॉर्मेशन थी। फिर जो वहाँ पे आईबी ऑपरेट कर रही थी, जो हमारी इंटरनल एजेंसी है आईबी, वो उसके पास कुछ हमारी जो इंटरनल जो पूरी नेशनल लेवल पे, क्योंकि लोकल तो पुलिस के पास थी, जो नेशनल लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन थी वो आईबी के पास थी। फिर जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन थी, जो बाहर से जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी, वो हमारी रॉ के पास थे, जो एजेंसी थी। तो इस टाइप से अलग अलग एजेंसीज के पास में अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस थी हमारी, जो हमारी एनआईए थी, हमारी जो सीबीआई थी, इनके पास अलग अलग कुछ कुछ इनपुट्स थे। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास में इनफ इनपुट्स थे, अगर उस सारी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता या एक जगह पे उसको लेके आया जाता और उसको कंबाइन करके उसको यूज किया जाता, तो हो सकता था कि हम उस अटैक को रोक ले, होने से पहले ही हम उसको रोक सकते थे। लेकिन हमारा जो सबसे ज्यादा वहां पे जो नुकसान हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे कोऑर्डिनेशन नहीं था, हमारी जितनी भी एजेंसीज जो हमारी और ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारी वर्क कर रही थी उसमें, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं हो रही थी। तो इसीलिए क्या हुआ कि जो इंफॉर्मेशन थी सबके पास, आधी इंफॉर्मेशन थी उनके पास, किसी के पास भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसीलिए हम उसमें हम लोग फेल हो गए उस अटैक को रोकने। समझ में आया इसकी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो इस अब आपने एक चीज देखा होगा, अभी हाल ही में 2019 के आसपास में, जब हमारे सीडीएस वीपी रावत जी थे, जैसे वो आर्मी से रिटायर हुए थे, तो उनको एक नई पोस्ट असाइन की गई थी, सीडीएस। पता है वो क्यों की गई थी किसी को? बिपिन रावत। हाँ नहीं, विपिन रावत जी को तो की गई थी जो सीडीएस, यस, लेकिन सीडीएस की पोस्ट बनी क्यों? कि तीनों से अच्छे से कोई नहीं अच्छे से हो। हाँ, क्योंकि हमारे जितने भी पीछे ऑपरेशन हुए थे, हमें कुछ पता है, जैसे जो हमारी सर्जिकल सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, और ये सब हमें उन चीजों के बारे में पता है। लेकिन कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिनकी न्यूज हम तक नहीं पहुंच पाती, जिनमें हमारी एयरफोर्स, आर्मी और अलग अलग एजेंसीज जो वर्क करती है ना, वो ऑपरेशंस की न्यूज हमारे पास नहीं होती। हम या फिर हम ये कहें कि हम उन ऑपरेशंस पे इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो इतनी हाईलाइट नहीं हो पाती, तो इसीलिए मतलब उसमें क्या होता है शुभम? हाँ ठीक है, माइक ऑफ कर दिया, पर अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप माइक ऑफ कर दो, क्योंकि नहीं तो फिर नॉइस आती है पीछे से। अब उसमें क्या होता था कि जब तीनों जो हमारी अलग अलग फोर्सेस हैं, इंडियन नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई और आर्मी हो गई, तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाती थी और किसी भी ऑपरेशन में, क्योंकि जो
क्योंकि उनके कमांडिंग ऑफिसर्स जो होते थे या फिर ऑपरेशन की डिटेल्स होती थी वो अलग-अलग जो लोग थे वो ब्रीफ करते थे। तो इसीलिए क्या हुआ, एक जो हमारे जब हमारे इसमें आर्मी चीफ जो हमारे आर्मी चीफ थे पहले, वीपी सिंह थे एक आर्मी चीफ। आजकल वो गवर्नमेंट में, हमारे गवर्नमेंट जो है उसमें एक मिनिस्ट्री में है, सेंट्रल मिनिस्ट्री में। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने एक उस टाइम पे, एक मिनट रुकना। ये पास करना आगे। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया, क्योंकि उससे पहले जो भूटान थी, भूटान में एक जो हमारे क्या नाम है, विपिन रावत जी थे, उनकी पोस्टिंग थी वो एज जो क्या बोलते हैं इसको, कोर कमांडर थे वो वहाँ पे, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाली साइड है वहाँ पे। तो कोर कमांडर थे, तो उनके टाइम पे भूटान में एक क्लैश हुआ था चाइना के साथ में। तो उस टाइम पे क्या उन्होंने ये चीज रियलाइज की थी कि वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन था इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी का, वो उतना अच्छे से नहीं हो पाया था। हमने वो जो क्लैश था उसमें हम जीत तो लिया था वो क्लैश, लेकिन उसमें क्या हुआ था, हमा हमें कुछ चीज़ों में जो हमारी कमियाँ थी, वो हमें पता चला कि यहाँ यहाँ हमारी कमियाँ हैं, तो इनको दूर करना होगा। तो जैसे ही वो आर्मी चीफ बने, तो उन्होंने वीपी सिंह जी, हमारे जो सेंट्रल मिनिस्ट्री के जो वर्क कर रहे थे, तो उनसे बात की, जो उस टाइम पे आर्मी चीफ थे। तो उनसे जब बात की उन्होंने एक सुझाव दिया कि एक और पोस्ट बनाई जाए जो सीडीएस रैंक हो, जो कि रिटायर्ड जो ऑफिसर्स होंगे, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे इंडियन नेवी के हों, या हमारे इंडियन एयरफोर्स के हों, किसी भी एक फोर्सेस से जो हमारे रिटायर्ड आर्मी चीफ्स हैं, उनको असाइन की जाए, कि जो उसके बाद में वो तीनों जो हमारी अलग अलग फोर्सेस हैं उनको कोऑर्डिनेट कर पाए, उनसे कोऑर्डिनेट कर पाएँ, और जो कोई भी अगर ऑपरेशन कर रहे हैं और उसकी ब्रीफिंग दे, तो वो एक सिंगल बंदा ही उसको ब्रीफ करे, एक सिंगल ऑफिसर है वो ही ब्रीफ करे सभी को, और अच्छे से जो इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से शेयर हो पाए, और कोऑर्डिनेशन है जो अलग अलग जो हमारी फोर्सेस हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बन पाए। इसीलिए उसको एक जो है वो एक पोस्ट बनाई गई जिसको नाम दिया गया सीडीएस। तो इसी टाइप से हमारे यहाँ पे भी ये चीज इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जो हमारी अलग अलग टीम्स होंगी उसमें उनके अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से ट्रांसपेरेंसी से शेयर होनी चाहिए। जो हमारा 19 जो 26/11 वाला जो अटैक हुआ था, वहां से भी हमने ये देखा था कि वहां से उसके बाद में जो कुछ ऑफिसर्स वो किए गए असाइन, जो कुछ अलग उसमें कुछ और जो हमारे फ्रेमवर्क थे, जो पुलिस का काम करने का और एजेंसीज का काम करने के जो फ्रेमवर्क थे, उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए, उनको अपडेट किया गया कि वो अच्छे से जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग और कोऑर्डिनेट अलग अलग एजेंसीज और जो हमारे फोर्सेस हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट कर पाए और इंफॉर्मेशन अच्छे से शेयर हो पाए। इसीलिए उसके बाद में भी बहुत से जो 26/11 जैसे अटेम्प्ट्स हुए, लेकिन उसमें उसको रोका गया, और उसमें उन्हीं के बदौलत और बहुत सी चीज़ों में हमें बहुत सी चीज़ें हमें सुधार देखने को मिला। समझ में आया कि ये इतना क्रूशियल क्यों है? ठीक। क्योंकि क्योंकि क्या होता है ना, अगर हमारे पास किसी चीज़ के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तब हमें कोई किसी प्रकार का कुछ देखना या कुछ देखना पड़ रहा है, तो एक अलग मैटर हो जाता है। अब हमारे पास में इंफॉर्मेशन होते हुए भी हमें वो फेस करना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा गलत हो जाता है, और थोड़ा हमें ये लगता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन थी लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए इंफॉर्मेशन से। तो ये चीजें हो जाती हैं, इसीलिए कोऑर्डिनेशन और जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब इसमें जो ये पॉइंट है, इसमें क्या क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया है, कोऑर्डिनेशन,
जो अलग अलग कोऑर्डिनेशन रिलेशनशिप्स हैं और वो सब इसमें एक्सप्लेन किया गया है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग टेक्निक्स हैं, जो जो इंफॉर्मेशन शेयर करनी है वो कैसे करनी है, उसके जो अलग अलग टेक्निक्स होंगी वो सब बताया गया है इसमें। फिर ग्रेनुअल इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जो मतलब कि बिजनेस इम्पैक्ट है, और जो टेक्निकल जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे जो इन्फॉर्मेशन शेयर होगी वो सारा इसमें बताया गया है। फिर उसके रिगार्डिंग जो टिप्स दी गई हैं, कुछ रिकमेंडेशंस, वो फिर ये लिस्ट ऑफ अपेंडिसाइज दी गए हैं कि चेंज लॉग्स, क्रिसिस, हैंडलिंग स्टेप्स, और ये सारा इसमें कुछ एडिशनल चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं जो कि एक हेल्प करने के लिए। समझ में आया गाइस कि ये फ्रेमवर्क्स कैसे तैयार होते हैं, कैसे बनाई जाती हैं, क्या क्या की एस्पेक्ट्स होती हैं जो इसमें देखने होते हैं। क्योंकि जो कोई भी फ्रेमवर्क कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंस्टीट्यूट या कहीं से भी बन करके आ रहा है ना, तो वो चीजें क्या होती हैं, बहुत ही रिसर्च और बहुत ही चीज जो अलग अलग सिनेरियोज होते हैं जो पास्ट में हो चुके हैं, तो उसे उनको देख करके फिर बना करके आगे लेके आया जाता है, फिर उनको एक्सेप्ट किया जाता है। समझ में आया? अगर कोई क्वेश्चन है अब तक तो मेरे से पूछो, नहीं तो मैं एक 5 मिनट का टी ब्रेक ले रहा हूँ। No, sir, all clear.
चलो तो हम अभी आगे स्टार्ट करते हैं गाइस। सब लोग हो ना? क्या हुआ? मैं एक मिनट आपकी अटेंडेंस लगा दूंगा आज की, नहीं फिर मैं भूल जाऊंगा। हम्म, 3 से 5 है ना? आर्ची आइए। आदित्य शर्मा, आज सानी है ना? आज गौरव शर्मा, ख्याति राव तो नहीं आई ना आज? निखिल नहीं है। प्रताप, राहुल डागर, सपना राठौड़ भी नहीं है। सुमन प्रीति नहीं है। 5 लोग आए ना आज? आर्ची, आदित्य, राहुल और शिव। आदित्य सर। हाँ आदित्य हो गए। क्या पूछ रहे थे आप? किसी ने कुछ पूछा था, क्या पूछा था? नहीं सर। ठीक। तो अब ये दोबारा एक बार मैंने इसमें फेस लिख रखे हैं, एक बार इसको। अच्छा, अभी इस बैच में 11 स्टूडेंट्स हैं। सर इस पीडीएफ को भेज दीजिएगा। इसमें इतना कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। आप साथ के साथ नोट्स तैयार करो और मैं आपको कुछ लिंक्स दूंगा अभी, ये क्लास खत्म होने के बाद में, वो रीड करो आप। क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ मैंने हिंट्स डाले हुए हैं कि थोड़ा रिवाइज करने के लिए, या मैं क्लास में कुछ छूटे ना मेरे को, इसीलिए। ठीक है? क्योंकि मैं पीडीएफ तो शेयर, ये स्टार्टिंग की 1-2 पीडीएफ हैं वो आपसे शेयर कर दूंगा, लेकिन इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक है, इसमें कुछ भी नहीं है जो नॉर्मली अपने को पता होता है ना। ये सिर्फ मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको आपका जो कोर्स का जो सिलेबस है उसमें कुछ भी छूटे ना, और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। और मत क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर क्योंकि ज़्यादातर तो मैं आपको थ्योरेटिकल ही बताऊंगा, अगर क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो एक समय पे याद रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए ये हिंट्स के लिए मैंने पीडीएफ बना रखी है कि आपको, मेरे को थोड़ा ध्यान में रहे कि ये चीजें अभी बच रही हैं बताने वाली। ठीक है? ये पीडीएफ तो मैं शेयर कर दूंगा, मैं अभी कर ही देता हूँ आपसे। हम्म, हो गया भाई?
ये लो, यहाँ से आप डाउनलोड कर लो इस पीडीएफ को। हो जाए तो मेरे को एक बार बता देना सब लोग। शुभम, राहुल, आरती, हो गया? ओके, तो हम फिर आगे चलते हैं। फेजेस ऑफ फोरेंसिक प्रोसेस। अब इसमें फेज क्या क्या आती हैं, मैंने पहले आपको बता रखी है कौन से फेज आते हैं। आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, रिजर्वेशन, एग्जामिनेशन, एनालिसिस और रिपोर्टिंग। ये 6 फेजेस हैं हमारे फोरेंसिक के। अब इसको हम कभी कभी कलेक्शन और प्रिजर्वेशन को एक में भी कर देते हैं कंबाइन। एग्जामिनेशन और एनालिसिस को कभी कभी कंबाइन कर देते हैं, तो वो ऊपर नीचे होता रहता है। अब ये है ट्रिपल एस। एक बार आप लोग अब खुद से इसको रीड करो और फिर मेरे को बताओ कि इसके रिगार्डिंग आपको क्या समझ में आता है। जो ट्रिपल एज ऑफ कंप्यूटर फोरेंसिक्स है, सभी लोग रीड करो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो आरती। सर आपने ग्रुप में पीडीएफ शेयर कर दिया क्या? कर दिया ना मैंने। सर अभी ग्रुप तक आया नहीं, नहीं। क्लास प्लस में नहीं किया मैंने अभी इसकी चैट में एक लिंक दिया है आपको। ओके ओके सर। वार्म होल से होगा वो। अभी एक बार आप इसको रीड करो, ट्रिपल एज ऑफ कंप्यूटर फोरेंसिक्स। रीड करके फिर जिसको भी जितना जितना समझ में आ रहा है एक एक करके एक्सप्लेन करना। चलो एक एक करके स्टार्ट करो अभी। नीचे से चलते हैं अल्फाबेटिकली। एस से शुभम, आपसे स्टार्ट करते हैं। ट्रिपल एज ऑफ कंप्यूटर फोरेंसिक्स।
क्या है ये, क्या समझ में आ रहा है आपको? अभी रीड कर रहा हूँ। ओके, चलो तब तक फिर राहुल आप करो, आपको क्या समझ में आ रहा है? राहुल, मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना? यस सर। क्या समझ में आया आपको इस 3 A's ऑफ कंप्यूटर फोरेंसिक के अलावा? सर इसमें यही आया कि जो मतलब इसमें एविडेंस को एक्वायर वो करते हैं बिना उन्हें डैमेज और अल्टरिंग किए, और उनको मतलब वो क्या कहते हैं रिकवर करते हैं जैसे। गौरव, थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करोगे कि क्या है? राहुल ने भी ठीक बताया है, बताया ठीक है, लेकिन थोड़ा और अच्छे से कोई बता सकता है? गौरव, आर्ची, आप में से कोई भी? मैं बोलूँ सर? हाँ बोलो, क्यों? इसका मतलब है कि सर बिना जिसको मेन मेन ओरिजिनल ही फॉर्म में इसको एविडेंस को इकट्ठा करना है विदाउट एनी चेंज। ठीक है, और मेरे हिसाब से ठीक है। आर्ची, गौरव, आप में से कोई? नहीं तो फिर मैं बताता हूँ, अगर बता रही हूँ तो स्टार्ट करो, अदरवाइज एक बार मेरे को बता दो कि फिर मैं करता हूँ, नहीं तो। सर 3 A's का सर बेनिफिशियली ये मतलब है कि सर जो भी फेसेस है डिजिटल एविडेंस के सर वो प्रॉपरली कलेक्टेड हो, वेरीफाइड हो और एग्जामाइंड हो टू सपोर्ट सर लीगल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। और सर इसमें और ये बता रखा है कि जो भी डेटा कलेक्टेड है वो मतलब सही हो, एक्यूरेट हो, ऑथेंटिकेशन हो सर, एनालाइज अच्छे से किया हो, एग्जामाइन किया हुआ हो, यही सारी चीज़ें, और एनालाइज कर सके कि क्या क्या डिफरेंट डेटाज है। सही है, आपने सही बताया तीनों ने। आरती ने थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया उसको। इसमें क्या बताया कि 3 A's ऑफ कंप्यूटर फोरेंसिक्स जो हैं उसमें एक्वायर, ऑथेंटिकेट और एनालिसिस। अब हमने जो भी डेटा एक्वायर करना है, एक्वायर किया है, वो हम एविडेंस नहीं बोलेंगे। मैंने शायद कल आपको बताया था कि हम कोई भी जो डिवाइस रहेगा उसको आर्टिफैक्ट बोलेंगे, एविडेंस नहीं बोलेंगे। मैंने इसमें एविडेंस लिख दिया है, लेकिन उसको एविडेंस ना बोल करके हम आर्टिफैक्ट बोलेंगे। ठीक है, हम एक्वायर करेंगे आर्टिफैक्ट को विदाउट अल्टरिंग और डैमेजिंग द ओरिजिनल। जो ओरिजिनल एक उसकी स्टेट में जो हमें मिला है उसी स्टेट में हम उसको रख के उसको बिना किसी अल्टरिंग या डैमेज किए उसको प्रिजर्व करके रखेंगे। तो एक्वायर, फर्स्ट ए का मतलब ये है। सेकंड, ऑथेंटिकेट, जो हमने आर्टिफैक्ट रिकवर किया है वो जो उसका रियल साइज है, जो ओरिजिनल उसको डेटा है, जो डेटा उसमें है वो रियल और ओरिजिनल होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की अल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। पहला तो है डैमेज, मतलब कि फिजिकल डिवाइस ही हमने डैमेज कर दिया। एक्वायर में तो वो आएगा, और ऑथेंटिकेट में आएगा जो डेटा है, डेटा में कोई अल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, चाहे वो डिजिटली हो, थ्रू नेटवर्क हो, या हम खुद से कुछ उसमें किसी प्रकार की हमसे किसी गलती से कोई अल्ट्रेशन हो ऑफलाइन। तो उस ऑथेंटिकेट में वो आएगा, ऑथेंटिक होना चाहिए, जो डेटा था वही डेटा सेम सिमिलर हमें उसमें मिलना चाहिए। फिर लास्ट में आएगा एनालिसिस। अब जब एनालिसिस हम कंडक्ट करेंगे उसमें हम राइट ब्लॉकर का यूज करते हैं ताकि उसमें किसी प्रकार की अल्ट्रेशन ना हो। इमेजिंग का यूज करते हैं, ओरिजिनल जो एक आर्टिफैक्ट हमें मिला है हम उस पे
इन्वेस्टिगेशन या एनालिसिस कंडक्ट नहीं करते। उसकी एक इमेज फाइल बनाई जाती है, इमेज फाइल को फिर एनालिसिस टूल में डाउनलोड करवाया जाता है, उसमें लोड करवा के फिर उसको एनालाइज किया जाता है, ताकि उसमें किसी भी प्रकार की जो ओरिजिनल जो हमारा आर्टिफैक्ट है उसमें किसी भी प्रकार का कोई अल्ट्रेशन ना हो। समझ में आया? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो। ट्रिपल एज। ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं फिर इसमें सम लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशंस इन डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। जो हमें कुछ चीज़ों का जो बेसिकली ध्यान रखना होता है, ताकि हम जो भी रिपोर्ट या जो भी एविडेंस हम कोर्ट में भेज रहे हैं वो एडमिसिबल हो पाए और ऑथेंटिक हो रहे। मैंने जो आपको अभी ये पीडीएफ दी है ना, इसमें जो मैंने यहाँ से ट्रिपल एज के बाद में जैसे सम लीग ट्रिपल, एक तो जैसे ट्रिपल ए हो गया, और एक ये वाई वी नीड डिजिटल फॉरेंसिक्स, ये दोनों में अलग अलग जो है लॉ इन्फोर्समेंट और ऑर्गेनाइजेशन, ये चीजें। और इसमें जो मैंने याद करना पड़ेगा। क्या पूछ रहा हूँ। क्या क्या पूछा है ना, आपकी वॉइस नहीं मैंने आ रही। बोला इसको याद करना है, ये पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं वो बता रहा हूँ कि जैसे ये सम लीगल और एथिकल कंसिडरेशंस हैं, हाउ वुड वी इंश्योर इंटीग्रिटी, ये चीजें हैं, ये आपके इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, तो उसके लिए इसको प्रिपेयर कर लेना। उसमें ज़्यादा ये लॉज वगैरह नहीं पूछे जाते हैं। अगर कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है या कुछ इस प्रकार का है तब आपसे कुछ वो पूछ सकती है, अदरवाइज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी मतलब कि अगर पुलिस है तो पुलिस पूछ सकती है, अदरवाइज कोई और नहीं पूछता है। जैसे आप एनएफएसएल में जा रहे हैं ना, तो वहां पे आपसे पूछा जा सकता है हल्का फुल्का कोई एक आधा क्वेश्चन, अदरवाइज वो नहीं पूछते हैं इसके रिगार्डिंग हमसे। फिर जो की चैलेंजेस हैं वो, क्योंकि जो मैंने इसमें ये बोल्ड करके लिखा हुआ है ना, इसको आप कर लेना, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं जो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है। अब आते हैं हम सम लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशंस इन डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस। इसमें क्या है लीगल कंसिडरेशन इन डिजिटल फोरेंसिक, इसमें क्या क्या होगा? एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, मतलब कि उसको जो हमने एविडेंस दिया है, डिजिटल एविडेंस हमने दिया है उसमें कोर्ट में, वो एडमिसिबल होना चाहिए। सबसे पहला तो ये होगा लीगल कंसिडरेशन में। फिर सेकंड होगा चेन ऑफ कस्टडी एंड एविडेंस इंटीग्रिटी। जो हमने चेन ऑफ कस्टडी, आपने चेन ऑफ कस्टडी के बारे में पढ़ा कभी कि चेन ऑफ कस्टडी क्या होती है? आप में से किसी ने भी सुना हो चेन ऑफ कस्टडी के बारे में कि क्या रहता? नहीं, ये हम प्रोसेस में देखेंगे चेन ऑफ कस्टडी के बारे में कि क्या होता है। चेन ऑफ कस्टडी एंड एविडेंस इंटीग्रिटी, आज मैं आपको ये कंप्लीट करवा देता हूँ यहाँ तक, सम कॉमन चैलेंजेस तक। बाकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉज हैं और जो प्रोसीजर है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इसमें चेन ऑफ कस्टडी और एंड एविडेंस इंटीग्रिटी, चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन रहनी चाहिए और एविडेंस इंटीग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए। सर्च एंड सीजर लॉज, जो हमारे सर्च और सीजर लॉज हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। जो हमारे वारंट्स और जो हमारे उसमें जो परमिशंस होती हैं अलग अलग, वो हमारे पास होनी चाहिए। हमें जो भी काम करना है वो लीगली करना है, कुछ भी इलीगल नहीं होना चाहिए उसमें। फिर सर्च एंड सीजर लॉ जो हो चुके अभी मैंने बताया। फिर क्रॉस बॉर्डर डेटा एंड यूरिडिक्शन। अब इसमें क्या है, जो क्रॉस बॉर्डर डेटा है, जो मान के चलो कि अभी गूगल है, गूगल का जो सर्वर है वो कहाँ पे है? किसी को पता है गूगल का सर्वर कहाँ है?
राहुल, गौरव, शुभम, आरती, किसी को भी पता है कि गूगल का जो सर्वर है वो कहाँ पे है? मेरी वॉइस क्लियर आती है? जो गूगल का सर्वर है वो यूएस के अंदर है। यूएस में जो कैलिफोर्निया जो स्टेट है, प्रोविंस, जो वहाँ का स्टेट है वहाँ पे। लॉस एंजलिस में। हाँ, लॉस मतलब कि उसमें अलग अलग सिटीज में तो है। और हमारे इंडिया में भी मुंबई में स्टोर होता है डेटा, लेकिन जो मेन सर्वर है वो यूएस में है। मतलब कि सिटी कंफर्म मेरे को एक नहीं पता है, लेकिन शायद से कैलिफोर्निया या लॉस एंजलिस में ही से किसी एक में है। तो मैं बेसिकली यूएस में है, क्रॉस बॉर्डर आ गया कि एक हमारी कंट्री में नहीं है। मेन जो सर्वर है वो मेन सर्वर वहाँ पे है। एक सब सर्वर है, क्योंकि यहाँ पे हम जो पीछे एक केस हुआ था कि एक प्रोटोन मेल आता है। प्रोटोन मेल के बारे में सुना आपने? प्रोटोन मेल सुना है किसी ने? नो सर। किसी ने नहीं सुना प्रोटोन मेल? आर्ची, राहुल, गौरव, बेसिकली प्रोटोन मेल क्या है, जैसे हम जीमेल का यूज करते हैं वैसे ही एक प्रोटोन मेल से एक मेल सर्विसिंग जो एक सर्विस प्रोवाइडर था जो ईमेल पर सर्विस प्रोवाइड करता था। तो उसका क्या था, उसका जो सर्वर था वो यूरोप में कहीं था। हमारे इंडिया में क्या हुआ, किसी ने प्रोटोन मेल का यूज करके यहाँ पे कुछ क्राइम किया, और उसके बाद में जब केस फाइल किया गया वो, जब उस क्राइम के रिगार्डिंग इंडिया में, तो इंडिया को फिर हमें जो हमारी पुलिस थी और जो हमारी एजेंसी थी उनको जरूरत पड़ी, ऑर्गेनाइजेशंस को, प्रोटोन मेल के जो डेटा था उसकी हमें जरूरत पड़ी उस केस को की प्रोसीडिंग के लिए। इंडिया ने हमारी एजेंसीज और हमारी पुलिस ने फिर वहाँ पे उनसे कांटेक्ट किया प्रोटोन मेल से, तो उन्होंने डेटा देने से मना कर दिया। डेटा देने से मना कर दिया तो वो केस वहीं पे ही रुक गया और वहीं पे बंद हो गया, क्योंकि उन्होंने फिर डेटा नहीं दिया था। उसके बाद में एक लॉ लॉ बनाया गया, अगर इंडिया में किसी भी फॉरेन जो ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी कंपनी है, अगर उसको इंडिया में बिजनेस करना है तो उसको अपना सर्वर और अपना सेटअप इंडिया में ही रखना पड़ेगा। और यहाँ पे एक उसका ऑफिस रहेगा जहाँ पे उसके एक पोस्ट बना दी गई थी। तो उस पोस्ट एक ऑफिसर पोस्ट बना दी गई थी, जो उसके दो ऑफिसर बैठेंगे, कि उनमें से कम एक ऑफिसर हर किसी भी वक्त 24/7 उस ऑफिस में मौजूद होना चाहिए, और कंट्री के अंदर ही मौजूद होना चाहिए। हमारे जैसे यहाँ पे इसका गूगल का जो ऑफिस है वो हमारे गुड़गांव में है। तो उस ऑफिस में यहीं पे वो बैठता है, जब भी हमें किसी गूगल का कुछ भी डेटा मंगवाना होता है तो हम उससे कांटेक्ट करते हैं, और उसी से ही उसका सारी जो गूगल के रिगार्डिंग जो भी हमारी एजेंसीज को जो या हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को जो भी डेटा चाहिए वो उस ऑफिसर से कांटेक्ट किया जाता है और उसी वहीं से मंगवाया जाता है। अब आपने शायद से देखा होगा जो अलग अलग जैसे हमारे यूट्यूब अकाउंट्स और ये होते हैं, ये उन पे हैकिंग अटेम्प्ट होते हैं और हैक हो जाते हैं किसी के जो अकाउंट्स होते हैं, तो वो भी वहीं पे कांटेक्ट करते हैं उन्हीं से ही। वही उनको बताते हैं, वही रिकवर करवा के देते हैं, उन्हीं के पास वही ऑथेंटिकेट करते हैं कि ये ओरिजिनल बंदा है या कोई फेक तो नहीं क्लेम कर रहा है। समझ में आया कि कैसे ये होता है, क्रॉस बॉर्डर डेटा और यूरिडिक्शन कैसे इफेक्ट करता है इसको। तो क्योंकि जो सबसे इस चीज में अगर हम देखेंगे तो जो डिजिटल डेटा और जो डेटा प्राइवेसी के रिगार्डिंग जो लॉज हैं, वो सबसे हार्ड जो लॉज हैं वो यूरोपियन यूनियन के हैं। यूरोपियन कंट्रीज का जो एक ग्रुप है, वो यूरोपियन यूनियन नाम से उनकी एक यूनियन है, तो वो वहाँ जो यूरोपियन यूनियन के कानून है वो पूरे यूरोप में चलते हैं। उसमें यूके, पहले यूके भी उसका पार्ट था, यूके अब उसका पार्ट नहीं है, वो उससे बाहर निकल गया, वो अलग है अब यूरोपियन यूनियन से। बेसिकली जो यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्रीज हैं उसमें यूरोपियन यूनियन के जो लॉज है वो सभी कंट्रीज में सिमिलर लॉज हैं, क्योंकि छोटी छोटी कंट्रीज हैं वहाँ पे।
हमारी इंडिया की तरह नहीं है कि एक बड़ी कंट्री है। वो हमारी इंडिया, जैसे हमारा इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, वैसे ही वो कुछ स्टेट्स की तरह वर्क करती हैं फिर यूरोपियन यूनियन के लिए। तो उसी प्रकार से वहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन के जो लॉज हैं वो सबसे ज़्यादा हार्ड हैं, और वहाँ से डेटा मंगवाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो हमारे वीपीएन्स हैं, ज़्यादातर जो लोग जो वीपीएन यूज़ करते हैं, वो यूरोप के ही जो वीपीएन्स हैं वो ही यूज़ करते हैं। तो वो इसीलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि वहाँ से डेटा मंगवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर इसमें आता है इशू इश्यूज एथिकल कंसिडरेशन इन, मतलब कि जो एथिकल कंसिडरेशन हैं जो हमने यहाँ पे देखा है, ये इसके कारण क्या क्या इश्यूज होते हैं हमारे डिजिटल फॉरेंसिक के रिगार्डिंग। प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिविटी एंड बायस इन इन्वेस्टिगेशंस। अब कभी कभी क्या होता है कि इसमें प्राइवेसी और जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है उसके रिगार्डिंग भी ब्रीच होने का खतरा रहता है, और उसमें क्योंकि जो हमारी पर्सनल चीजें होती हैं वो भी किसी के पास भी जा, कि कोई पे इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है तो उससे हमारी प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी है वो बात। सर, तो इसमें फिर ऑब्जेक्टिविटी एंड बायस इन इन्वेस्टिगेशन। कभी कभी क्या होता है कि अब मान के चलो कोई इन्वेस्टिगेटर है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर है, वो जिस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसको जिस पार्टी के खिलाफ वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो उसको पैसे दे दे या कुछ रिश्वत दे दे, करप्शन हो जाए, या उसका कुछ रिलेशन निकल रहा है या कोई फ्रेंड हो, तो उसमें वो बायस्ड हो जाएगा। तो वो एक खतरा बना रहता है इसमें, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ। बाकी हमारे इंडिया में एक कल्चर भी है, हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम वहाँ पे कुछ ना कुछ वहाँ से रिलेशन निकालना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो सब चीजें वो बायस होने का खतरा रहता है इसमें। फिर रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर ऑफ फाइंडिंग्स। अब आपने एक चीज देखा हो इसमें, जो हमें जो भी इन्वेस्टिगेशन में जितनी भी डिटेल्स या जो भी इंफॉर्मेशन, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन हमें मिली है, वो लीक नहीं करनी होती या किसी कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं करनी होती, किसी भी मीडिया हाउस में या कहीं पे भी। वो एक रिपोर्ट बन के जाती है, सील होके एक सील पैक होके जाएगी, और वो जा करके कोर्ट में ही ओपन होती है, और वो रिपोर्ट कहीं पे भी नहीं खोली जाती या किसी को भी हैंड ओवर नहीं की जाती, कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं की जाती। तो एक ये हमारा जो होता है इसको थोड़ा ध्यान में रखना होता है, हमारी जो एथिकल कंसिडरेशंस में एक आता है। इसमें आपने एक चीज देखी होगी, अभी एक लेटेस्ट केस आया था, वो जो आपने देखा होगा सबने, हाईवे का जो केस बना वाला देखा था, काफी इंस्टा पे भी उसका वायरल हुआ था। तो उसमें जो वो बीजेपी का जो लीडर था, उस पे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं बनता, क्योंकि उसमें कोई भी जबरदस्ती या किसी भी इस प्रकार का कोई केस नहीं बन सकता, कोई रेप केस नहीं बन सकता उस पे एक नॉर्मल जो पब्लिक में उसने जो गलत किया है वो सिर्फ एक छोटा मोटा केस बनेगा, उस वो बेलेबल ऑफेंस है, क्योंकि वो पब्लिक के अंदर ये सब चीजें नहीं हो सकती, तो इसने इसीलिए वो उसको साथ ही साथ कोर्ट से बेल मिल गई। लेकिन जो लोग जो वहां पे थे, जो सुपरवाइजर थे उस हाईवे के, जिन्होंने वो वीडियोस लीक की थी वहां से, सीसीटीवी वीडियो, उनको इमीडिएटली फायर कर दिया गया, उन सस्पेंड कर दिया गया वहां से, और उनके ऊपर लीगल केसेस भी हुए हैं। उसमें जो प्राइवेसी जो है वो, और जो ये सब है वो डिस्क्लोजर का एक जो केस है वो बनता है, और वो नॉन वेलेबल है। और उसके अंदर क्या है, वो उन्होंने एक चीज और है, उससे 3 दिन तक नेगोशिएशन किया था। आपने उस केस के बारे में सुना होगा सबने, या उसके बारे में उसके बारे में पढ़ा है कंप्लीट केस क्या क्या रहा, क्या क्या उसमें वो रहा है। राहुल, शिवम, आरती। हाँ, तो उसमें उनके सुना है जो हाँ, सर उसमें बस। जो लीगल जो केसेस हुए हैं वो उन 3 सुपरवाइजर पे हुए हैं, जिन्होंने उन जो वीडियोस हैं वो डिस्क्लोज की हैं मीडिया में और सोशल मीडिया पे। उन्होंने 3 दिन तक उनसे जो नेगोशिएशंस की थी, जो बीजेपी का जो लीडर था, लेकिन उसने पैसे देने से जब मना कर दिया तो उन्होंने गुस्से में आकर के जो उन्होंने कुछ 50 लाख या कुछ इस प्रकार के कुछ पैसे मांगे थे। लेकिन जब वो राजी नहीं हुआ
तो उन्होंने उसको डिस्क्लोज कर दिया और उसकी जो वीडियोस थी उसको वायरल कर दिया। तो इस टाइप से ये चीजें होती हैं, ये हमें देखना होता है, क्योंकि प्राइवेसी लॉज के अंदर ही ये चीजें आती हैं। फिर इसमें हैंडलिंग ऑफ एक्सकल्ट्री एविडेंस, मतलब कि जो हमारे पास जो भी एविडेंस या आर्टिफैक्ट है उसको हैंडल करना है, उसको अच्छे से, मतलब कि बिना अल्ट्रेशन और वो सब इसमें रहता है, जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया था। एथिकल यूज ऑफ फोरेंसिक टूल्स एंड टेक्निक्स। अब इसमें एक ये मेन पॉइंट आता है कि हमें जो भी हमारे पास फोरेंसिक के टूल्स हैं वो एथिकली यूज होने चाहिए, उसका एथिकल यूज होना चाहिए, ना कि हमारे पास अगर कोई भी टूल या टेक्निक्स हमारे पास आ गई हैं तो हम उसका पर्सनल यूज ना करें। अगर किसी, मान के चलो कि हमारे जो पर्सनल किसी के साथ कोई इशू है, कोई दुश्मनी है, या किसी के साथ कोई रिलेशन में कुछ ऐसा है, तो उसके उसमें हमें ये चीजें यूज नहीं करनी होती हैं, उसका हमें एथिकल यूज करना होता है। जहाँ पे हमें केस में अगर जरूरत है तो हमें वहीं पे ही उसका यूज करना होता है। हम आज यहीं तक ही रखते हैं फिर गाइस। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, अदरवाइज फिर हम यहीं पे सेशन खत्म करते हैं। 4:03 बचे हैं, 5 बजने में। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो गाइस। सर आपने जैसे बताया ना कि यूरोपियन यूनियन से यूके का अलग कर दिया है पूरा, मतलब यूके वालों ने, हम्म। तो सर मतलब वो अपना अलग से चला रहे हैं या फिर वो अभी भी यूरोपियन यूनियन के अंडर में है, या क्या है मतलब? वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारी यूएन है। अब यूएन जैसे नॉर्थ कोरिया है, वो यूएन का मेंबर नहीं है। बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो यूएन की मेंबर नहीं है। अब जैसे हमारी, आपने शायद से ब्रिक्स के बारे में सुना होगा, सुना है आपने? ब्रिक्स क्या है? यस सर, यस। हाँ, अब जैसे ब्रिक्स है वो एक वो है, उसके जो मेन 5 मेंबर्स हैं वो है, उसमें मेन 5 मेंबर है, सभी उसके मेंबर्स नहीं है। उसी टाइप से क्या है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अलग अलग कंट्रीज हैं। जैसे कि नाटो के बारे में आपने सुना होगा, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन। वो बेसिकली क्या करती है, वो ट्रेड्स और वहाँ पे जो अलग जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको मैनेज करने के लिए बनाई गई थी, ताकि वहाँ पे एक उनको मैनेज करना थोड़ा आसान रहे, और आपस में जो उनका कांटेक्ट है, और जो, क्योंकि वो कंट्रीज ज्यादा बड़ी बड़ी कंट्रीज नहीं है हमारी इंडिया और इंडिया की तरह, क्योंकि उनका साइज जो है, किसी किसी कंट्री का तो साइज हमारी स्टेट से भी छोटा है। तो इसीलिए उन्होंने एक यूनियन बनाई ताकि उनको बिजनेस करना और जो लीगल इश्यूज हैं और जो उनकी अलग अलग जितने भी चीजें हैं वो उनको आसान हो जाए। तो उसमें यूके क्या था, पहले यूके उसका पार्ट था, क्योंकि वो बेनिफिट्स थे उसके अंदर, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज, सभी कंट्रीज हैं तो उसमें उसके फायदे उनको मिलते हैं। जैसे नाटो के फायदे अलग अलग कंट्रीज उठाती हैं, उसी टाइप से उसमें फायदे थे, लेकिन उसमें क्या था, यूके सबसे पावरफुल था। अब यूके का खर्चा ज्यादा हो रहा था उसमें, वो उसमें स्पेंडिंग उसकी ज्यादा थी, तो उसका बर्डन यूके पे ज्यादा पड़ रहा था। तो इसीलिए यूके ने क्या किया, उससे विड्रॉल कर लिया अपना। अब यूके का जो है, यूके के अपने हर कंट्री के लॉज तो अपने अपने अलग अलग हैं, लेकिन एक कुछ स्टैंडर्ड, जैसे हमें हमें यहाँ पे फ्रेमवर्क देखे हैं ना, वैसे एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क और स्टैंडर्ड लॉज बना दिए गए हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है। यस सर। तो ऐसा था। अब जो लॉज यूरोपियन यूनियन के अंदर बने हुए हैं उसको रिप्लेस करके जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है वो वहाँ अपना कुछ कानून नहीं बना सकती, या बेसिकली वो अपना कुछ उसको और मॉडिफाई करके कुछ एक कानून बना सकती है अपनी कंट्री के लिए। लेकिन अगर वहां से कोई दूसरी यूरोपियन कंट्री वहां से इन्वॉल्व होती है, अगर मान के चलो एक क्राइम हुआ है दो यूरोपियन कंट्रीज में, उस वो केस चल रहा है, तो उसमें जो लॉ यूज होगा वो यूरोपियन यूनियन का लॉ यूज होगा। अगर एक सिंगल, जैसे फ्रांस कंट्री है, फ्रांस के अंदर ही वो एक केस है, तो वो उसमें यूरोपियन यूनियन का कोई कानून नहीं चलेगा, उसमें फ्रांस का लॉ चलेगा। मतलब कंट्री वाइज अलग अलग होगा, लेकिन अगर दो यूरोपियन यूनियंस के बीच में कुछ हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज के बीच में हो रहा है, तो वो एक ही डिसीजन लिया जाएगा। हाँ, वो यूरोपियन यूनियन के लॉज के अकॉर्डिंग, मतलब कि वहां पे दो संविधान काम कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन का एक अलग संविधान है, उस रूल्स और रेगुलेशंस है, संविधान उसका एक अलग है, और जो उसका संविधान है वो एक अलग संविधान रहेगा। यस सर। तो इस टाइप से रहता है वो। अब यूके उसमें से, यूके पे बर्डन ज्यादा हो रहा था, तो यूके उसमें से बाहर निकल गया, वो अपना अलग चला गया, क्योंकि वो वहां पे थोड़ा उसका साइज भी बड़ा है और उसके पास जो
कोस्टल एरियाज भी हैं, और तो उसको आसान है वो सब मैनेज करना, और वो पावरफुल भी है। यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है कंट्रीज में से एक है वो, जो टॉप 3 पावरफुल कंट्रीज है ना यूरोप की, उनमें से। यस सर, यस सर। हाँ। कोई और क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, तो गाइस फिर हम यहीं तक रखते हैं। 5 से ज़्यादा ऊपर टाइम हो चुका है, फिर मेरा नेक्स्ट बैच भी अभी। थैंक यू सर। ठीक, वेलकम, बाय गाइस, टेक केयर।